नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल्स आ गए हैं और आपने देखा तमाम जो सर्वे एजेंसियां हैं उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं तमाम, लेकिन इन सब के बीच में दरअसल बीजेपी की तरफ से क्या वाकई में सरकार बनाने की स्थिति के नंबर इस वक्त बीजेपी के पास हैं या फिर कांग्रेस एनसी वाकई में लीड करती दिख रही, बहुमत के आंकड़े को छूती दिख रही। सबसे बड़ा सवाल है कि इंजीनियर राशिद और इन सब के अलावा पीडीपी की भूमिका क्या हो सकती है। तमाम जो एक्सपर्ट है वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कश्मीर में एक बार फिर से पीडीपी, बीजेपी और इंजीनियर राशिद की पार्टी साथ में मिल सके। लेकिन पीडीपी के पास कितनी सीटें आएंगी ये जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा, 8 तारीख को। और रोमिता, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ दो और साथी इस वक्त जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से लोकल जो हमारे साथी हैं लेकिन वहां की परिस्थितियों को समझते हैं। आपका नाम? अरुण। अरुण जी, अरुण भी हमारे साथ हैं और रोहन तो आप जैसा कि रोज हमारे साथ होते हैं, समझते हैं। तो रोहन, अब शुरुआत की जाए, क्या माहौल इस वक्त दिख रहा है? सरकार वाकई में किसकी बनती दिख रही है या फिर हंग असेंबली? देखिए संजय, सबसे पहली बात, एग्जिट पोल जारी हो गया, एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। हालांकि एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो सबसे मैं आपके पहले दर्शकों के सामने रख देता हूं। सबसे पहले एक्सिस माई इंडिया का जो डेटा है वो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। एक्सिस माई इंडिया कांग्रेस और एनसी अलायंस जो है उसको जम्मू कश्मीर में 35 से 45 सीटों के बीच दे रहा है, बीजेपी को 24 से 34। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि इंडिविजुअल्स को 16 से 26 सीटें दे रहा है एक्सिस माई इंडिया। मतलब गेम चेंजर जो है इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। और वहीं आप बात कर ले इंडिया और ये 16 से 26 वो सीटें जो कश्मीर रीजन से, कश्मीर जम्मू कश्मीर रीजन से ही कश्मीर है, रीजन से लेकिन मोस्टली कश्मीर रीजन से। कश्मीर रीजन की आप बात कर ले तो इंजीनियर राशिद अहम मतलब बात कर लेते हैं उनकी। इंजीनियर राशिद के बारे में जो एक्सिस माई इंडिया का कहना है, एक्सिस माई इंडिया के डेटा में जो बात सामने एग्जिट पोल में कि इंजीनियर राशिद को कश्मीर रीजन से सिर्फ 14% वोट उनकी पार्टी को मिला है। एआईपी जो है, एआईपी को 14% वोट मिलना अहम बात हो जाती है। इस बात को इनसे भी समझते हैं जरा। अरुण, आप बताइए कि कश्मीर रीजन में क्या इस वक्त है? इंजीनियर राशिद का वाकई में कमाल दिख रहा है? देखिए, वोट परसेंट ठीक ठाक पड़ा है। ये जो एग्जिट पोल है इसका कहीं ना कहीं मैं लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी कनेक्ट करना चाहूंगा। हमने देखा था किस तरह से जो दिग्गज नेता थे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के हाथों उन्हें हार मिली थी, और यही हमें एग्जिट पोल भी बता रहा है। कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो जो वहाँ की ट्रेडिशनल पार्टीज रही हैं, चाहे वो कश्मीर में एनसी या पीडीपी हो या जम्मू में ये बीजेपी और कांग्रेस हो, इंडिपेंडेंस का यहाँ बोलबाला है और एग्जिट पोल में भी ये साफ नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने इंजीनियर राशिद की बात की, मैं जम्मू रीजन की तरफ भी आना चाहूंगा। कश्मीर में तो आपने बात की कि किस तरह से जो है ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लगातार अपनी जो है बैठ बनाए हुए हैं, लेकिन हमने जो गठबंधन हुआ था पहले लोकसभा चुनाव में भी देखें या ये विधानसभा चुनाव में भी देखें, स्ट्रेटेजिकली पीडीपी को हटाया गया। एनसी और कांग्रेस ने पीडीपी को अपने साथ नहीं लिया। इसका रीजन मुझे ये लगता है कि किस तरह से एनसी ने अपने पास कश्मीर रख लिया और कांग्रेस को जम्मू रीजन दिया, क्योंकि ट्रेडिशनली जो है कांग्रेस वो जम्मू रीजन में स्ट्रांग रही है, उसका डायरेक्ट मुकाबला बीजेपी से सीधा फाइट बिल्कुल रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, यहाँ बीजेपी जो है जम्मू रीजन में पिछड़ती नजर आ रही है, जो कि हमें एग्जिट पोल में साफ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पिछली बार क्लीन स्वीप हुआ था ऐसा बीजेपी कहती रही है, और इस बार उसको उम्मीद है कि इस बार तो हमारी सीटें और ज्यादा आएंगी। अब ये एक ओवर कॉन्फिडेंस की ज्यादा सीटें आएंगी, और दूसरी तरफ सहारा कश्मीर रीजन के उन निर्दलियों से जो जीत सकते हैं, इस वक्त एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। आपको लगता है कि बीजेपी के लिए संभावनाएं ज्यादा है? देखिए, संभावना मुझे लगता है कि काफी कम है, क्योंकि पिछली बार जो गठबंधन था ये बीजेपी और पीडीपी के बीच में था, और जिस तरह से फिर गठबंधन टूटा और आगे जो घटनाक्रम घटित हुए, लगातार जो है एनसी की ओर से पीडीपी पर ये आरोप लगाया कि आप ही बीजेपी को कश्मीर में ले गए और आपकी वजह से धारा 370 हटा दी गई। मुझे ही नहीं लगता वो सारे जो घाव हैं जो बीजेपी की ओर से ये पीडीपी को दिए गए हैं, जिस तरह से इसका फायदा किसको मिल रहा है? एनसी को मिल रहा है, सीधा सीधा एनसी को मिल रहा है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिला है। पीडीपी को मिलेगा? पीडीपी को मुझे नहीं लगता मिलेगा। लेकिन पीडीपी को तो इसका फायदा नहीं मिल रहा है संजय। लेकिन अरुण, जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर बीजेपी अगर 30 से 35 सीटें भी अगर बीजेपी को आ जाती है, जैसा कि हमने देखा भी पिछली बार के इलेक्शन में जम्मू में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, पीडीपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी दल थी। लेकिन इस बार अगर उसे आंकड़ा 25 से बढ़ाकर 30 से 35 तक अगर वो ले जाने में सक्षम हो पाती है, और निर्दलियों का साथ मिल गया, जैसे एआईपी हो गई, इंजीनियर राशिद की पार्टी। लेकिन निर्दलीय आप देखिए ना, ये कौन है? आप
इन निर्दलियों को अपने विधानसभा चुनाव की कैंपेन में आप अलगाववादी नेता बताते हैं। आप कुछ निर्दलीय इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने बीजेपी बिकॉज सपोर्ट दिया है, बिल्कुल। लेकिन मुझे फिर भी अगर एग्जिट पोल के नतीजों की बात करें, 40+ सीटें अगर एनसी और ये कांग्रेस का गठबंधन ले जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए इतनी टफ फाइट होगी। नहीं, अगर 45+ के आसपास आती है एनसी और कांग्रेस, तब तो चीजें खत्म ही हो जाएगी। और यहाँ आप ये पॉइंट भी मत भूलिए, पीडीपी भी शायद उनके साथ आ जाए। लेकिन ये हाँ, PDP सरकार बनाने की स्थिति कैसे पॉसिबल है? जब आप मैनिफेस्टो को पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था रोहन, तो हम यही बात कर रहे थे कि जब आप गठबंधन की संभावनाओं को टटोलते हैं तो आप उन वादों को भी याद करते हैं। एक आइडियोलॉजी होती है हर पार्टी की। पीडीपी जो अलगाववादी नेताओं की बात करती रही है, जो बात करती रही है कि भाई हम तो पाकिस्तान से बात की पहल करेंगे, वो बीजेपी के साथ इस समय आ सकती है पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए पीडीपी का बीजेपी के साथ जाना ये कम पॉसिबल है, बल्कि उनका एनसी और कांग्रेस की तरफ आना ये ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन वहां पे भी ये पेच फंसेगा कि भाई सीएम कौन बनेगा, फिर सीएम के चेहरे पर भी। नहीं, अब मुझे ये समझाइए, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इंजीनियर राशिद। इनकी भूमिका अगर 14-15% के आसपास वोट पहले ही चुनाव में मिल जाता है, तो क्या ये बीजेपी के साथ आ सकते हैं? अगर ऐसी कंडीशन हुई 30 के आसपास, बीजेपी 30-32-35 पहुंचती है तो देखिए संजय, वही सबसे बड़ी बात अरुण ने भी कही कि आइडियोलॉजी की डिफरेंस जो है आइडियोलॉजी में। अरे वो तो इसके पहले भी पीडीपी के साथ में आ चुकी है, राजनीति में सब चलता है। राजनीति में सब चलता है, महत्वाकांक्षा बड़ी चीज है, और सरकार बनाने की जब बात आ जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज नेता ये खेल देंगे कि हमें यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, इसलिए हमने हाथ मिलाया। बिल्कुल, सरकार बनाने की बात आ जाएगी, इंजीनियर राशिद को बड़ा ऑफर भी मिल जाएगा। अभी हमने देखा भी चुनाव से पहले किस तरह से पैरोल पर बाहर आए, है ना। और कहा भी जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैक डोर से बीजेपी नहीं उन्हें मैदान में उतारा है। और सीएम डिप्टी सीएम का अगर मौका मिलता है तो बिल्कुल कौन नहीं आना चाहेगा। देखिए ना, आप 2014 में जब कहा जाता था कि पीडीपी और बीजेपी एक साथ आ जाएंगे, और उन्होंने एक साथ आके सरकार बना चलाई भी 2.5 साल, जो कि मुझे नहीं लगता एकदम धुर विरोधी जो है इनकी आइडियोलॉजी थी, लेकिन सरकार बनाई। देखिए, आप सरकार बनाने के लिए इतने मोल भाव तो करने पड़ेंगे आपको, लेकिन अभी भी जिस तरह से मैंने पहले भी बात की, यहाँ पर जिस तरह से पिछले जो घाव दिए गए हैं, जिस तरह से एक डिस्ट्रस्ट है दोनों पार्टीज में, पीडीपी या इंडिपेंडेंट्स, हालांकि बीजेपी उन पर काउंट जरूर करेगी। अगर बीजेपी 30 से ज्यादा ले जाती है, 40 के आसपास ले आती है, तो इंडिपेंडेंट्स को शायद अपनी तरफ खींच ले, क्योंकि एलजी तो आपके सेंटर से ही आएंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो फिर ये कोशिशें और ज्यादा तेज होती हैं। अच्छा, फिर आंकड़ों में भी हेरफेर हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि एलजी अभी 5 विधायकों को नॉमिनेट भी करेंगे, यहाँ भी खेल हो सकता है। अभी बहुमत का आंकड़ा 45 है, कुल 90 सीटें हैं, लेकिन 95 सीटें होंगी और 48 बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा। बहुमत का आंकड़ा। कांग्रेस और एनसी अगर 48 सीटें ला पाने में नाकाम साबित होती है तो खेल हो सकता है। हालांकि अरुण भी जैसा बता रहे हैं, मजबूत इस वक्त इंडिया अलायंस ही, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस ही लग रहा है। हर उसका कारण है कि अगर मान लीजिए 44-45 सीटें उनके पास आती है, तो जो इंडिपेंडेंट है वो जाना ज्यादा बेहतर समझेंगे उनके साथ, क्योंकि वहां का सेंटीमेंट भी 370 हटने के बाद दो तरफा है। जम्मू रीजन छोड़ दिया जाए, कश्मीर रीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है, तो इसका फायदा हो सकता है कि और ज्यादा जो सीटें इंडिपेंडेंट निकल रही है वो कश्मीर रीजन से निकल रही है, सरकार बनाने की स्थिति में है। लेकिन ये जरूर है कि अगर ठीक ठाक नंबर तक आती तो बीजेपी इस गेम में माहिर है, इस खेल में माहिर है, चाहे गोवा हो चाहे कई राज्य। आपने देखा है कि बीजेपी चीजों को संभालने में माहिर है, और यही कारण है कि वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन बीजेपी की टीम लगी होगी। जिन राज्यों में हमने ये बड़ा खेल देखा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या जो अन्य राज्य भी हो, या तो वो हिंदी पट्टी के राज्य थे, या तो कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर बीजेपी का संगठन बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, उसमें भी आप सिर्फ जम्मू में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपका आइडियोलॉजी डिफरेंस है, यहाँ पे आपका मैनिफेस्टो अलग है, देश भर में आपकी जो छवि आपने बनाई है वो अलग है। उसे स्वीकार करना और उसके साथ चलना निर्दलियों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा, या उन पार्टीज के लिए जो निर्दलियों को अपने साथ लाना चाहती हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, राजनीति में अगर मंत्री पद मिलता है तो निर्दलीय भागे भागे चले आएंगे बहुत, और बीजेपी इस खेल में बहुत माहिर मानी जाती है। तो मौके अगर दिए जाएंगे, उनके काम करवाए जाएंगे, उनको अच्छी पोर्टफोलियो मिलती है, तो उसको आने में, उनको लाने में बीजेपी को बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन चुनौती है कि बीजेपी के पास इतना नंबर हो कि उसके बाद उस गेम को अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। अभी अच्छा, एक और संभावना तलाशी जाए, क्या पोस्ट पोल अलायंस, मतलब काउंटिंग के बाद जो एनसी का गठबंधन है, ये बिखर सकता है क्या? नहीं, एनसी का गठबंधन नहीं बिगड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला को आज ही ये सवाल पूछा भी गया था कि क्या बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे, उन्होंने मना कर दिया इसको लेकर, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला कई बार तारीफ कर चुके हैं। तारीफ कर चुके हैं, लेकिन उनका यही कहना है, एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला ने साफ साफ कहा कि हमें जो भी वोट मिले हैं वो बीजेपी के खिलाफ मिले हैं, है ना, तो हम दगाबाजी नहीं कर सकते हैं जनता के साथ। अच्छा अरुण, ये उनका एक सवाल मेरा ये भी था आपसे कि आपको क्या लगता है कि 370 हटने के बाद वो कौन सा फैक्टर है जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, और कौन सा फैक्टर जो
एनसी के लिए, यहाँ पे मैं पीडीपी इसलिए कंसिडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हम उनके नंबर्स को लेकर बहुत ज़्यादा श्योरिटी में नहीं है, तो उस आइडियोलॉजी को अगर हम अभी ना कंसिडर करें और एनसी और बीजेपी की बात करें, क्या लगता है आपको 370 का फायदा और नुकसान, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो देखिए रहा है? आपने जो ये कंपैरिजन किया है एनसी और बीजेपी का, ये थोड़ा सा अलग मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि एनसी का जो कोर वोटर है वो कश्मीर रीजन में पड़ता है और बीजेपी का कोर वोटर जम्मू रीजन में पड़ता है। लेकिन कई लोग जो वहीं से जुड़े थे हमारे साथ, या जब भी मैं भी कटरा गई, बहुत सारे लोग जो थे वो कश्मीर के और जम्मू के ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में, उन्होंने ये माना था कि हाँ विकास हुआ है, कई लोगों का ये भी मानना था कि 370 को हटाकर बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो बटा हुआ मैंडेट है, हाँ, ये किसको मैं आपको फायदा बताता हूँ, आप पहुंचाएगा? अगर कटरा गए हैं तो वो जम्मू रीजन में पड़ता है। और ये जम्मू में एक सेंटिमेंट ये है, ठीक है, आपने जम्मू में बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि 370 हटने से बहुत फायदा हुआ है स्टेट को, लेकिन एक उनके मन में एक, मैं कहूँगा कि एक शब्द नहीं मिल रहा मुझे, लेकिन संशय है कि देखिए आपने 370 हटाया, आपने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बात की, लेकिन अभी भी नौकरियों का सवाल है। आप वहां पे सब इंस्पेक्टर का एक एग्जाम हुआ था, उसमें जो है पेपर लीक हो गया, पेपर लीक के मामले हुए, करप्शन का जो है एक बड़ा मुद्दा है, ये जो लोकल जो उसे लगातार उठाते हैं। और हमने देखा था जो 370 हटने के बाद चुनाव हुआ था, डीडीसी का चुनाव हुआ था, उसमें जो गुप्कार अलायंस बना था, उसकी जो कंबाइंड सीट्स थी वो बीजेपी से ज्यादा थी। तो यही एक बीजेपी को अंदेशा मिल जाना चाहिए था कि कहीं ना कहीं चाहे जम्मू रीजन में भी हो तो वो पब्लिक सेंटिमेंट शायद बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे से नहीं जुड़ रहा है। नहीं, एक चीज तो माननी पड़ेगी, अगर बीजेपी ठीक है उस नंबर पे नहीं आ पाती, सरकार बना पाए, लेकिन बीजेपी अगर बड़ी पार्टी बनती है तो बीजेपी के लिए तब भी ये एक तरह से विनिंग पॉइंट है सबसे जम्मू की कश्मीर। सबसे अहम बात यही है, अरुण ने भी जिक्र किया, हिंदुत्व का जो एजेंडा है, जम्मू रीजन में बीजेपी को ज्यादा सीटें इसी वजह से आ सकती हैं क्योंकि उसने हिंदुत्व का एजेंडा वहां चलाया। आमतौर पर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो वहां पर परिसीमन किया गया उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। परिसीमन किया गया उसका फायदा तो मिल ही रहा है, सीटों की संख्या बढ़ गई, प्लस हिंदू सीएम का जो बीजेपी तमाम मतलब शुरुआती एजेंडे में अपना जिक्र कर रही है कि हिंदू सीएम बनाएंगे, अगर जम्मू में ज्यादा सीटें बीजेपी जीती है तो हिंदू सीएम बनाएंगे। कहीं ना कहीं इसका भी फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है एग्जिट पोल में। नहीं, अगर एग्जिट पोल में मिलता दिख रहा है, बीजेपी ने ये सेंटेंस अगर किया है तो फिर कश्मीर रीजन में इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। कश्मीर रीजन में तो बीजेपी ने ज्यादा उतने पुरजोर तरीके से लड़ाई ही नहीं लड़ी है, ये तो आप देख लें, उसका फोकस ही जम्मू रीजन पर था। उसने नहीं, वो तो खैर वो तो उसकी स्ट्रैटेजी डिलिमिटेशन जब हुआ था तभी समझ में आया था कि बीजेपी फोकस कहां करना चाहती है। अच्छा, दूसरी चीज आप देख लें, हरियाणा की भी बात कर लें और जम्मू कश्मीर की भी बात कर लें, हरियाणा में भी हमने देखा बीजेपी का वोट शेयर अधिक है, हालांकि सीटों में वो तब्दील नहीं कर पा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप देख लें पहले के मुकाबले बीजेपी काफी मजबूत हुई है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से आप देख लें एंटी इनकम्बेंसी कहा जा रहा था, तमाम बातें कही जा रही थी, हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि लोकसभा चुनाव होने के बाद ये पहला चुनाव है, विधानसभा चुनाव है जो हम राज्यों में देख रहे हैं। हरियाणा की वोटिंग कल ही पूरी हुई है और जम्मू कश्मीर में भी जो वोटिंग है वो पूरी हो चुकी है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो इस वक्त काम कर रहा है। अब देखना यही होगा कि ये एंटी इनकम्बेंसी का जो एक राग है जो विपक्ष की तरफ से भी अलापा गया था, वो लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गया है विपक्ष, या फिर एक वो सेंटिमेंट जो विपक्ष ने दोहराया था बार बार लोकसभा चुनाव में कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, क्या ये अभी भी काम कर रहा है, ये जरूर देखना कश्मीर होगा। में एक पॉइंट बन सकता है। अभी ये रोहन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि वहाँ बीजेपी, देखिए एक तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही, तो बीजेपी के लिए अपने आप में जीत है, इस बार नहीं तो अगली बार, ठीक है, ये तो राजनीति में चलते रहता है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी को ये सेंटिमेंट तोड़ना पड़ेगा कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है लेकिन हम वोट नहीं देंगे। बिल्कुल, ये बीच में बातें आई थी। वो लोगों में कहीं ना कहीं अभी झिझक है, लोग झिझक है, फुली ट्रस्ट नहीं तो कर अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर विपक्ष, देखिए एक चीज और है, बीजेपी जब सत्ता में होती तो शायद उतनी अटैकिंग नहीं होती जितना विपक्ष में होती है। तो अगर ये कंडीशन ऐसी बनती है, सरकार बनाए तो वेल एंड गुड बीजेपी के लिए, नहीं बना पाए तो वो शायद आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की 5 साल में राजनीति बदल देगी, ये माना जा रहा है, और उसके बाद परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। और यहाँ संजय एक और बड़ी बात हो जा रही है कि अगर विपक्ष कांग्रेस और एनसी सरकार बनाती भी है तो आने वाले समय में पाकिस्तान को लेकर उनका स्टैंड क्या रहने वाला है, अलगाववादी नेताओं को लेकर क्या रहने वाला है स्टैंड, ये सबसे अहम बात हो जाती है, ये देखने वाली बात होने वाली है ना। और इसमें मैं ये भी पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो अगर हिंदू सीएम की बात है तो देखिए जो कश्मीर के राजा थे जम्मू कश्मीर, वो भी हिंदू थे, तो हिंदू सीएम से भी जो है वो इनकार नहीं किया जा सकता है, ऐसी संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। अरुण आप देख लो, कांग्रेस और एनसी की गवर्नमेंट अगर बनती है, अगर फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर अगर सोच भी लें कि एग्जिट पोल गलत हो जाता है, कांग्रेस अगर जम्मू रीजन में ज्यादा सीटें ले आती है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी ही हिंदू सीएम की बात कर रही हो,
कांग्रेस और एनसीपी हिंदू सीएम लेकिन वहां पे आपके पास पूर्व सीएम है, दो बैठे हैं। हाँ। तो क्या वो क्या बोलते हैं, कांग्रेस को सीट देना चाहेंगे, ये सवाल बनेगा। लेकिन ये तमाम क्या आप ये इन सबको साध पाएंगे, ये भी एक बड़ी दिल्ली जैसे होने वाली है, मुख्यमंत्री कोई भी बैठे, उपराज्यपाल वहां पर एल जी के हाथ में रहेगा और केंद्र सरकार की भूमिका तब भी बड़ी हो जाती है। बीजेपी अगर वहां मेहनत करना चाहती तो आने वाले वक्त में उसका फल मिलेगा। लेकिन ये जरूर है कि अभी सारी चीजें स्पेकुलेशन कहा जा सकता है, ये सिर्फ एग्जिट पोल से हैं। 8 तारीख को इंतजार करिए, जब सीट वाकई में एग्जैक्ट समझ में आ जाएंगे किसके पास क्या है, तो हम ये पूरी टीम साथ में आएगी और फिर चर्चा होगी सरकार बनाने से पहले, मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस होने से पहले, कौन भारी पड़ा, कौन कहां चूक गया, है ना। धन्यवाद आप सभी का। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।